नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज कमोडिटी मार्केट के लिए ऐतिहासिक दिन है। 49,000 रुपए के पार निकल चुका है गोल्ड। जोरदार तेजी आ गई है सोने की कीमतों में और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 ग्राम सोने का भाव एमसीएक्स पर 49,000 रुपए के पार चला जाए। और आपको बता दें कि जो हाजिर मार्केट है, जो गोल्ड आप खरीदने जाते हैं ज्वेलरी की दुकान पर, वहां पर चूंकि 3% की जीएसटी है गोल्ड पर, तो इसको अगर जोड़ देंगे तो आज मुंबई में 3% जीएसटी के साथ 24 कैरेट गोल्ड का रेट 50,600 रुपए तक पहुंच चुका है। 22 कैरेट जिसकी ज्वेलरी आमतौर पर आप लोग पहनते हैं, उसका भाव 50,393 रुपए है। 10 ग्राम सोना अगर आप खरीदने जाएंगे ज्वेलरी की दुकान पर अभी 22 कैरेट गोल्ड का, तो आपको 3% जीएसटी के साथ 50,393 रुपए देने होंगे। ये गोल्ड को लेकर ताजा अपडेट है। बड़ी तेजी आ गई है। आगे मार्केट का रुझान क्या होगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं भार्गव वैद्य साहब, बीएन वैद्य एसोसिएट्स के। हमारे साथ शंकर सेन साहब हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही सचिन गुप्ता हैं, चॉइस ब्रोकिंग के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। भार्गव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। इनफैक्ट आपसे जब कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी, अच्छा भार्गव जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शंकर सेन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। शंकर जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी कहा था कि भाव लगातार ऊपर जाएंगे, अब तो 49,000 के भी ऊपर आ गया है, तो क्या अभी ये रफ्तार कंटिन्यू रहने वाली है गोल्ड की? हाँ, देखिए, हमारा तो पूरा उम्मीद है कि ये रफ्तार अभी रहेगी। लेकिन आपका ये पैनल में मैं तो लास्ट 2 महीने में कई बार आए हैं और बहुत यकीन के साथ बोले थे कि गोल्ड आगे ही जाएगा और अगस्त सितंबर तक हमको 52,000 भी देखने को मिले। लेकिन अभी इतना रफ्तार से जा रहा है, हमको लगता है इसका पहले ही हम लोग ये माइलस्टोन छू लेंगे। मतलब ये हमारे लिए भी थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि इतना जल्दी जो है वो आगे रफ्तार हो रहा है। तो अभी हम लोग भी उसका तैयारी कर रहा है। और अभी कोविड का सिचुएशन में जैसे रिटेल मार्केट भी थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल है, ये सब थोड़ा ट्रिगर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये रिटेल मार्केट में भी अभी कॉइन और वर्ड्स का थोड़ा आग्रह ज्यादा होगा इस हिसाब से। और जैसे सब एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि 51,52,000 बहुत जल्दी को देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं, यही हफ्ता में लास्ट वीक में हम लोग बात किया था, यही वीक में ये टच कर गया 50,000 के ऊपर विद टैक्स। ठीक बात है। हाँ, ठीक है। भार्गव वैद्य साहब भी हैं हमारे साथ, बीएन वैद्य एसोसिएट्स के। भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने भी बहुत ही मजबूती के साथ ये बात कही थी कि गोल्ड जल्द ही 49,000 और उसके बाद 50,000 तक जाएगा। 49,000 का लेवल तो टच कर लिया है। अब आप ये बताएं कि 49 से 50,000 की दूरी कितने दिनों में तय हो जाएगी? ये 50,000 तो ऑलमोस्ट ये वीक में आपको शायद मीन्स विद इन 6 डेज तो हो ही जाएगा। और प्रैक्टिकली आज 50,000 हो ही गया है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये लेवल पे मीन्स इंटरनेशनल लेवल में 1820 रहेगा। एंड जो पहले भी आपके चैनल पे सब लोग कह रहे थे कि गोल्ड में मंदी नहीं है, तेजी का रफ्तार और क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये लेवल पे एक थोड़ा स्टेडीनेस आए तो वो अच्छा रहेगा। 1820 इंटरनेशनल रुपये के हिसाब से आप जैसे साहब भी कह रहे थे कि 50 और 52 के बीच में एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ सकता है थोड़ी देर के लिए। आपको 2-3 दिन ऐसे मिलेंगे ही कि जिधर ज्यादा भाव होगा और एक आध दिन में थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है, मगर 50 to 52 के बीच में थोड़ा स्टेडीनेस रहेगा। ये बात ठीक है, क्योंकि अगर इतनी तेज रफ्तार से गोल्ड बढ़ता रहा तो पता नहीं क्या लेवल दिख जाएगा आगे। ये बात भार्गव जी ने बहुत ठीक कही है। अब बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खास करके जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन्वेस्टर तो ठीक है कि आगे आप सालांत तक या 1-1.5 साल में 60, 65, 70,000 का टारगेट ध्यान में रखकर आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। लेकिन ट्रेडर को परेशानी होती है, क्योंकि कई बार जब मार्केट इतनी तेजी से छलांग लगाता है तो उसी तेजी से गोता भी लगने की आशंका होती है। और अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब पिछली बार गोल्ड
48,980-85 का ऑल टाइम हाई टच किया था, तो उसके बाद मार्केट में 1000 से 1200 रुपए तक का करेक्शन आया था। आज मार्केट ने नया हाई टच किया 49,000 रुपए का, 49,000 के ऊपर पहुंचा है। तो क्या 49,000 के लेवल टच करने के बाद क्या यहां से कुछ 1000 रुपए, 1200 रुपए या 500 रुपए का करेक्शन पहले आप देखेंगे, या पहले आपको लगता है कि 50,000 छू लेगा उसके बाद करेक्शन आएगा? क्या होगा गोल्ड में? इसमें करेक्शन ओवर ड्यू है, बट ये गिर नहीं रहा है, तो मेरा हिसाब से अभी इसमें वॉलेटिलिटी अपसाइड रहेगी, मोमेंटम एक्सेलरेट होगा, जल्दी होगा। और इंडियन टर्म्स में मुझे ज़्यादा क्लियर लेवल नहीं है, बट जो कोमेक्स का या तो स्पॉट गोल्ड का अभी 1805 चल रहा है ना, वो 1840, 1860, इसमें मैं काफ़ी क्लियर हूँ, काफ़ी कन्विक्शन है मेरा। तो उसी बेसिस के हिसाब से कहीं 49,700, 50,200 के बीच का प्राइस होगा। फिलहाल इसमें क्या करेक्शन आते हैं, बट वो इल्यूसिव आते हैं, तो शॉर्ट सेल अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा। नहीं, ये बात ठीक है बीरेन जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मान लीजिए किसी को अगर अभी ट्रेड लेना है 49,000 के आसपास, तो बाइंग में रिस्क है क्या? ठीक है, शॉर्ट नहीं करें वो बात ठीक है, लेकिन क्या बाइंग करना भी अभी ठीक रहेगा क्या? बाइंग में देखो 3 फेज आए इसके। फर्स्ट फेज में वो 35,000 से 39,000 आया, सेकंड फेज में 28 से 44 आया, और ये थर्ड फेज में ये 43 से 49 आया है। तो हर फेज में इसका जंप 5 से 6,000 का और करेक्शन 2,000-2,500 का रहा। तो यहाँ से कोई अगर जाता है बाइंग में, अगर 4,000-5,000 का करेक्शन देख सकता है, तो वो डेफिनेटली 6,000-7,000 की उम्मीद भी कर। नहीं बीरेन जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप शायद सवाल आप ठीक से समझ नहीं रहे हैं, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। मैं देखिए 4,000, 5,000 ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए जो ट्रेडर 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए के लिए ट्रेड करता है, शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, मार्केट के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, 49,000 पर बाई कर लिया, 300 रुपए का करेक्शन आ गया, 3 लाख रुपए चले गए ट्रेडर के, तो उनको उस तेजी के फंडामेंटल से क्या मिलेगा? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या 49,000 के आसपास के लेवल पर बाइंग करना रिस्की है? बाइंग अवॉइड किया जाए? करना क्या चाहिए एग्जैक्टली इस रेट पर ट्रेडर के लिए? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं मैं आपको। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये ऑनलाइन रमी है। मैं ओपनली ये बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि ये ऑनलाइन रमी है, क्योंकि हम अलगो के सामने चेस खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए सचिन, अब आप बताइए। आज अभी मैं आपसे बिल्कुल आज के लिए बात करना चाह रहा हूं, कोई फंडामेंटल की बात नहीं। फंडामेंटल सारी बातें मार्केट को मालूम है कि क्यों दाम बढ़ रहे हैं गोल्ड के, आगे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई है। अब आप ये बताएं कि 48,981 ये गोल्ड का बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस है 5:36 पर। रात के 11:30 बजे जब मार्केट बंद होगा, यानी करीब करीब 6 घंटे का वक्त आप मान लें अभी से ट्रेड के लिए है, तो 48,983 के भाव पर गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए आज के लिए? लिया भी जाए या ना लिया जाए? मृत्युंजय जी, आज गोल्ड के अंदर ऑलरेडी काफी अपसाइड मोमेंटम देख चुके हैं, और पिछले कुछ दिनों से भी लगातार अपसाइड की रैली बनी हुई है। तो फ्यूचर्स में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ट्रेड के लिहाज से मुझे लगता है जो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एक बार ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। 49,500 का एक कॉल ऑप्शन होगा गोल्ड का, उसमें मैं ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से सजेशन देना चाहूंगा। मुझे लगता है एक बार अराउंड उसका जो प्राइस चल रहा है वो अराउंड 535-540 के आसपास में चल रहा है। इन लेवल्स पे 49,500 का कॉल ऑप्शन पे बाय पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 440 का, और अपसाइड में 700 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड फ्यूचर में ना ट्रेड करके गोल्ड ऑप्शन में ट्रेड करें, ये थोड़ा सेफर साइड होगा, थोड़ा सेफ होगा। ये भी एक बात ठीक है कि जब मार्केट बहुत रिस्की हो जाए तो आपको ऑप्शन का रुख करना चाहिए, ये सुझाव भी ठीक है। भार्गव वैद साहब, मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मुंबई का जो ज्वेलरी मार्केट बाजार है वो ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है, वहां से क्या सिग्नल मिल रहे हैं गोल्ड की फिजिकल बाइंग को लेकर, गोल्ड की फिजिकल डिमांड को लेकर? देखिए, बॉम्बे का अभी एक इशू जरा अलग है, बिकॉज बॉम्बे अभी भी ऑलमोस्ट टोटल लॉकडाउन में है। यहाँ ऑपरेशन इतने नहीं हुए हैं, यानी जो इंक्वायरी भी हो रही है उसका नहीं है। ज्वेलरी की जो मेन मार्केट्स है उसमें एक्सेप्ट और साउथ बॉम्बे में इतना नहीं है, और जो मेजर डिमांड्स आ रही है वो इन्वेस्टमेंट मार्केट से है। और जो इंक्वायरी भी आप बोलेंगे ज्वेलरी की, जब तक वो
इसी डिलीवरी ना हो, बिकॉज वर्कर्स जो बॉम्बे में थे, जो फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट जो बॉम्बे में थी, जो एरियाज में काफी फैक्ट्रीज है, वो सब कंटेनमेंट जोन में की है तो नहीं है। सो बाइंग है, मगर जो फुल फ्लेज बाइंग है वो नहीं बोल सकते हैं और बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट डिमांड बॉम्बे बहुत अच्छी तरह मैनेज करता है, ETF हो या दूसरे कोई फॉर्मेट हो, वो चल रहा है, मगर इट इज स्टिल नॉट जैसे कि नॉर्मल मार्केट हो, उससे भी इससे काफी कम है। अच्छा, हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। शंकर सेन साहब, कोलकाता के क्या हाल है? वहां पर फिजिकल डिमांड को लेकर क्या चल रहा है, क्या संकेत दिख रहे हैं? कलकत्ता तो देखिए ना, मई का लास्ट वीक से खोल गया था मार्केट और स्टैंड अलोन शोरूम सब खुला ही हुआ था। तो हम लोग जून के बीचों बीच अच्छा डिमांड देखा है रिटेल में। और आप बोले तो नेचुरली हम लोग थोड़ा सरप्राइज भी हो गए थे कि लास्ट ईयर जून के साथ इस ईयर का 70% तो कवर हो गया था, इतना रिस्पांस का मतलब फोर्स था। लेकिन फिर कलकत्ता कल से पार्शियली लॉकडाउन हो जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल भी आधा हो जाएगा, जैसे दिल्ली बेंगलोर भी पार्शियल लॉकडाउन में चला जा रहा है, मुंबई भी है। तो एक सेकेंड फेज का जो ये लॉकडाउन का ये सिलसिला है, ये रिटेल मार्केट को थोड़ा सा फिर हार्ड करेगा। तो अभी मिड जुलाई तक बोल पाएंगे कि रिटेल मार्केट का मूड क्या होगा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। बीरेन जी, चांदी का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और चांदी में इस वक्त क्या ट्रेड लिया जाए? अंडर परफॉर्म कर रही है, बट इसमें थोड़ी कैचअप रैली आनी चाहिए। यहाँ 50,200 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। 51,200-300 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए कोई ट्रेड सचिन चांदी में? 50,623 का लेवल है, 772 का और हाई टच किया है सिल्वर ने आज। तो आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या चांदी में? प्रत्युंजय जी, आज करीब ऑलमोस्ट 1% अपसाइड में है चांदी। मुझे लगता है थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है। अराउंड 50,300-200 के लेवल्स अच्छे होंगे बाइंग प्रोस्पेक्ट से। उन लेवल से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और अपसाइड में एक बार वापस से 50,800-900 के लेवल्स अब वापस से देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 50,000 का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब आपका और शंकर सेन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी गोल्ड का प्राइस आगे क्या होने वाला है। तो रफ्तार में है गोल्ड, जल्द ही आपको 50,000 का लेवल दिख जाएगा। फ्यूचर मार्केट में, स्पॉट में तो GST के साथ चला ही गया है, तो तेजी की गुंजाइश है, लेकिन थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें क्योंकि मार्केट जब बहुत तेज रफ्तार में होता है तो एक करेक्शन की भी संभावना रहती है। इसको भी आप नजरअंदाज ना करें और पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड करें। अब बात करते हैं क्रूड में, क्रूड की तेजी टिक नहीं पाती है क्योंकि डिमांड घटने की चिंता मार्केट में लगातार बनी हुई है। बीरेन जी, क्रूड पर क्या व्यू है आपका? क्रूड में अभी मैं जिस हिसाब से ये बुल मार्केट इन एवरीथिंग जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, तो क्रूड में भी मैं बाइंग और डिप्स की रणनीति प्रेफर करूंगा। यहाँ 30 पे बाइंग, 2980 का स्टॉप लॉस और 3090 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी क्रूड पर। नेचुरल गैस में सचिन, आज के लिए कोई ट्रेड दिख रहा है आपको इस वक्त? मृत्युंजय जी, करंट लेवल से एक अभी 10 से 15 मिनट पहले ही एक डाउनफॉल आया। अराउंड 140 के आसपास में प्राइस चल रहे थे, वहां से करीब 4 रुपए का फॉल देखने को मिला है। ये फॉल मुझे लग रहा है एक बार कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज 6 जुलाई से लेके एक के दिन पर एक अराउंड 134 के आसपास की क्लोजिंग थी। उसके बाद में 2 दिन कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। तो एक गैप है जो कि वो फिल हो सकता है। उनके लेवल्स रहेंगे अराउंड 133 तक। तो अगर करंट लेवल से शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं तो 133 रुपए तक के टारगेट जो है वो नेचुरल गैस में डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड में 140 का ही एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। सर गुड इवनिंग सर। सर क्रूड में क्या पोजीशन बनानी चाहिए फिलहाल की रेट के आधार पे? इनफैक्ट अभी हम क्रूड पर ही बात कर रहे थे। बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर सचिन क्रूड में क्या ट्रेड लिया जाए?
मृत्युंजय जी, क्रूड के अंदर लास्ट 1 वीक से एक रैली जो है वो रेंज में ही चल रही है। अप साइड में 3070-75 के आसपास में एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करता है और डाउन साइड में 2960 2950 के आसपास में जो है वो एक सपोर्ट ले लेता है। तो मेरी रणनीति आज के दिन में क्रूड के अंदर थोड़ा सा इन्वर्ट है वीरेन जी के। मुझे लगता है एक बार 3070-75 के रेट आते हैं तो वहां से शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। 3155 रुपए का एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस लेना होगा, बिकॉज अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो क्रूड एक बार अपसाइड मोमेंटम कैच कर सकता है। 3155 के स्टॉप लॉस के साथ में डाउन साइड में 2950 रुपए तक का टारगेट क्रूड के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से हैं हमारे साथ। पूछिए सुल्तान। मेरा सवाल बीरेन जी से है। कपास खली 3-4 महीने में कितना अपसाइड हो सकता है और डाउन साइड भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाँ बीरेन जी बताइए सर, कपास खली में ऊपर का और नीचे का लेवल आप क्या देख रहे हैं अगले 3 से 4 महीनों में? इसमें आप बार बार और लगातार देखो तो फ्रीक्वेंटली लोअर सर्किट अपर सर्किट का खेल चालू है। ये परफेक्टली मैनेज किया हुआ कमोडिटी है, ऐसा प्राइस बिहेवियर से लगता है। तो मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप या पर्सन जानता है कि मुझे किस दिन कौन सा भाव बनाना है, तो इसमें लंबा नहीं सोचना चाहिए। अरे ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और आपने हिंट दिया है। अब मैं इस पर तहकीकात करूंगा कि वो पर्टिकुलर ग्रुप है कौन और इसमें चल क्या रहा है। बहुत बड़ी बात आपने बताई है, इस पर निश्चित तौर पर हमारी तहकीकात होगी और जो भी बातें सामने आएंगी हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गोपाल का, पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, वकील जी सवाल है। अब चूरू राजस्थान में बारिश तो अच्छी हो रही है, गुआर पड़ा है 100 बोरी, तो अभी बेच दें या 2 महीने रखें, आगे तेजी हो सकती है क्या? बताइए वीरेन जी, क्या होगा गुआर में आगे? हाँ, धीरे धीरे करके 3200 से ये 3750 तक आया है। जैसे मैं बार बार कहता था कि 37-38 के आसपास ही आएगा। अब इसको छोड़ देना चाहिए। अब प्रॉफिट ले सकते हो आप, और अगर वापस आपको 35 का लेवल मिले तो फिर मार्केट से ले सकते हो, ओपन ऑक्शन में से। ठीक है, ओके, इस पर आप नज़र रखिए कि कैसे इसमें। इस बीच निशांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ संभल से। पूछिए निशांत जी। निशांत, आपको आवाज आ रही है? जी नमस्कार मथुन जी। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा सवाल बीरेन जी से है। बीरेन जी, मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने गोल्ड बाई कर रखे हैं 2 लॉट 47,925 में, तो मेरे को आगे क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कहाँ तक अप साइड में जा सकता है? और मेरा सवाल कॉपर पे है। कॉपर मेरे शॉर्ट है 460 रुपए पे 2 लॉट, तो मेरे को दोनों में स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या करना चाहिए आप बताइए प्लीज। बताइए बीरेन जी। हाँ, गोल्ड में फेयरली अपसाइड अभी बाकी है। ऐसा लग रहा है कि इसकी ओवरऑल जो रेंज है वो 48,400 टू 52 यानी 50-200 की रहेगी। कॉपर की रेंज है वो 466 से 481 की रहेगी। हालांकि कॉपर में मेरे 2-3 कॉल काफ़ी गलत गए हैं। अभी मैं शॉर्ट था, ये कॉल गलत गए हैं। इसमें मार्केट ओवरबॉट है, तो एक आध करेक्शन आ सकता है, बट फिर भी फिलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये आपको फिलहाल शॉर्ट नहीं करने की राय दी जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज कैबिनेट की बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। इसे बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना को बढ़ाने से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा और इससे सरकारी खजाने पर 90,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही आज कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड डेवलपमेंट फंड को भी हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट से एग्री इंफ्रा फंड डेवलपमेंट को जो मंजूरी मिली है, इसे लेकर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने खास बातचीत की है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। आइए आपको सुनाते हैं। कृषि के क्षेत्र में
निजी निवेश का होना बहुत आवश्यक है। सरकार का निवेश बड़ा है और उसी के कारण कृषि का क्षेत्र खड़ा है, लेकिन फिर भी वो मुनाफे में नहीं जाता। उसका मूल कारण है कि निजी क्षेत्र का निवेश खेत तक, गांव तक नहीं पहुंचता। अभी जो नए ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, जिसमें ट्रेड और कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, उसके कारण किसान को एकदम आज़ाद मोदी जी ने कर दिया है। कहीं से भी वो अपनी फसल का सौदा कहीं भी कर सकता है और मनचाही कीमत पर कर सकता है। इन सब का ठीक प्रकार से किसान के हित में उपयोग हो पाए, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज उपलब्ध नहीं है। इसके कारण किसान की मजबूरी होती है कि उसकी फसल आ गई तो खेत में खड़ी है और अगर वो मंडी ले जाके बेचता है तो मजबूरी उसकी ये है कि जो भाव मिलेगा उसी में बेच के उसे आना पड़ता है, क्योंकि लौट के लाए तो रखे कहाँ, रखने की जगह नहीं। जैसे प्याज का विषय हर बार आता है, तो प्याज के किसान के लिए अगर प्याज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज होगा तो प्याज को लोग रोक सकेंगे और जब अच्छा भाव आएगा तब किसान बेच सकेगा। तो इसके अनुपलब्धता के कारण बड़ी मात्रा में किसान की जिन्स बर्बाद होती है। इस 1 लाख करोड़ के पैकेज के कारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इकाइयाँ, ग्रेडिंग इकाइयाँ, पैकेजिंग यूनिट, ये सारी की सारी बनेंगी और गांव तक इनकी पहुंच होगी। और इसके लिए हम लोग पैक्स को प्रमोट कर रहे हैं, एसएचजी को प्रमोट कर रहे हैं, एफपीओ को साधन दे रहे हैं। तो इससे ये ब्लॉक स्तर पर ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी और कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। एक तो मार्केटिंग एक बहुत अहम विषय है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर भी सरकार का ज़बरदस्त फोकस है। तो रिफॉर्म के स्तर पे आप आने वाले वक्त में किस दिशा में और बढ़ते हुए कदम आपको लग रहा है कि उठाए जा सकते हैं? देखिए, मार्केटिंग की दृष्टि से इनाम प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया और पिछले 5 वर्षों में 585 मंडियों को जोड़ा। इस 1 वर्ष में मिलाकर वो 1000 हो गई और अभी जो ट्रेड ऑर्डिनेंस आया है उसके अंतर्गत देश में हजारों ई प्लेटफॉर्म बनेंगे। उन ई प्लेटफॉर्म को भी किसान अपना माध्यम बनाएगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म सक्सेस हो सकें इसके लिए ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म के आसपास ग्रेडिंग की इकाई हो। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। सचिन जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। रतन जी, पहली रैपिड फायर कॉल गोल्ड में कॉल ऑप्शंस बाय की रहेगी। 49,500 का कॉल ऑप्शन अराउंड 535 540 के आसपास से बाय करना है। 440 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। आपकी कॉल बीरेन जी। मैं सीपीओ जुलाई में बाइंग प्रेफर करूंगा 668 पे 688 188 का टारगेट रहेगा, 659 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल सचिन जी। क्रूड में सेल रिकमेंडेशन प्रेफर करूंगा 3150 के स्टॉप लॉस के साथ, 2950 का टारगेट।